बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नेम सुफियान इकराम। तो आज हमारे CS कंप्यूटर साइंस पार्ट 2 यानी सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है गेटिंग स्टार्टेड विद C, उसका लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं। इन तमाम स्लाइड्स को हमने लास्ट लेक्चर में बड़ी डिटेल में डिस्कस किया है। आज हमने जिस टॉपिक से स्टार्ट करना है वो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट हैं और उसके अलावा आगे प्रोग्रामिंग करने के अतबार से, प्रोग्राम्स लिखने के अतबार से भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं कि अगर आप उनको नहीं समझ पाएंगे तो आप प्रोग्राम लिखने के काबिल नहीं होंगे। तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ C प्रोग्राम ये भी हम लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है सिंटैक्स का, सिंटैक्स इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब याद रखें कि जैसे हर एक लैंग्वेज की एक ग्रामर होती है, जैसे उर्दू की भी ग्रामर है, इंग्लिश की भी ग्रामर है। उस ग्रामर के अंदर क्या बेसिकली एक्सप्लेन किया जाता है, उस ग्रामर के अंदर उस लैंग्वेज को बोलने और लिखने के असूल या रूल्स मेंशन किए जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह जिस तरह इंग्लिश की ग्रामर है, उर्दू की ग्रामर है, इसी तरीके से हमारी हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की एक अपनी ग्रामर है, अपने रूल्स हैं। तो पता चला सिंटैक्स क्या है। सिंटैक्स इज सेट ऑफ रूल्स विच इज़ यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट द स्टेटमेंट्स बाय अरेंजिंग वर्ड्स एंड सिंबल्स। ठीक है, अब स्टेटमेंट हमने कहा था कि जैसे लास्ट इस एग्जाम्पल में हमने देखा था, हमने कहा कि फंक्शंस के अंदर डिफरेंट स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल किया जा रहा होता है। तो ये हमारे पास बेसिकली एक स्टेटमेंट होती है और इन स्टेटमेंट्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, बनाने के लिए हम वर्ड्स और डिफरेंट सिंबल्स का सहारा लेते हैं। तो यही वो बात एक्सप्लेन कर रहा है कि सिंटैक्स इज़ आल्सो कॉल्ड ग्रामर ऑफ दैट लैंग्वेज। तो याद रखें कि हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जितने भी टूल्स अवेलेबल होते हैं, हर टूल का सिंटैक्स जो है वो हम इंशाल्लाह आगे जाके इन तमाम लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। तो जब हमने लास्ट स्ट्रक्चर ऑफ बेसिक C प्रोग्राम को डिस्कस किया था तो हमने देखा था कि वहाँ पे हमारे पास दो किस्म के प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव अवेलेबल होते हैं। तो सबसे पहला प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है जी इंक्लूड और दूसरा है डिफाइन। अब प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव मैंने आपको बताया था कि भी ये प्रोसेसर को यानी हमारे कंपाइलर को बताते हैं, कुछ ऐसी फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म करवाते हैं जो कंपाइलेशन से पहले रिक्वायर्ड होती हैं। ठीक है, अच्छा, अब सबसे पहला है इंक्लूड। ये इंक्लूड क्या करता है, इट इज़ यूज्ड टू इंक्लूड द हेडर फाइल इन द प्रोग्राम। प्रोग्राम्स के अंदर हेडर फाइल्स को इंक्लूड करवाना इसका काम है। ठीक है, मतलब इसका सिंटैक्स क्या है, यानी इसको किस तरीके से लिखा जाता है। सबसे पहले हैश का साइन लगाया जाता है, उसके बाद इंक्लूड का वर्ड लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद एंगल ब्रैकेट ओपन और एंगल ब्रैकेट क्लोज, और इन दोनों एंगल ब्रैकेट्स के दरमियान में हम उस हेडर फाइल का नाम लिखते हैं जिसको हमने इंक्लूड करवाना होता है अपने प्रोग्राम के अंदर। अब फॉर एग्जांपल ये हेडर फाइल है stdio.h। ठीक है, यानी स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट हेडर फाइल। अगर हमने इसको प्रोग्राम में इंक्लूड करवाना है तो हम इस तरीके से उसका सिंटैक्स लिखेंगे। सबसे पहले हैश का साइन, फिर इंक्लूड का कीवर्ड और फिर एंगल ब्रैकेट्स के अंदर stdio.h। अगर इसी तरीके से हमने math.h को इंक्लूड करवाना है तो math.h भी एक हेडर फाइल है, इसको भी इंक्लूड करवाया जा सकता है। अब बात समझ लें कि पहले हेडर फाइल होती क्या है। जैसे मैंने पहले भी आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था कि अब हम जब भी प्रोग्राम लिखते हैं तो उस प्रोग्राम के अंदर बहुत सारी ऐसी फंक्शनैलिटीज़ या ऐसे फंक्शंस अवेलेबल होते हैं जो कि जिनकी एक्चुअली बैक एंड कोडिंग हमने नहीं की होती, बल्कि वो कोडिंग पहले से करके रख दी गई होती है, हम सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो लेकिन अगर हम उसका इस्तेमाल कर भी रहे हैं लेकिन हमें कंपाइलर को बताना पड़ेगा कि एक्चुअली हम जो प्रोग्राम इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी बैक एंड कोडिंग किस जगह पर पड़ी है। ठीक है, तो कहते हैं द इंक्लूड डायरेक्टिव टेल्स द कंपाइलर। ये जो इंक्लूड का डायरेक्टिव है ये बताता है कंपाइलर को
वेयर टू फाइंड द मीनिंग ऑफ आइडेंटिफायर प्रिंट एफ, जैसे फॉर एग्जांपल, यानी ये अगर एक मिसाल हम प्रोग्राम के अंदर प्रिंट एफ का फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस प्रिंट एफ का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, इसके प्रिंट एफ को रीड करने से हमने करना क्या है, यानी कंपाइलर ने करना क्या है, वो तमाम की तमाम कोडिंग आपकी इस हेडर फाइल में होती है। तो जब आप इंक्लूड करते हैं तो ये इंक्लूड का कीवर्ड बेसिकली बता रहा होता है कि हमने अपने प्रोग्राम के अंदर डिफरेंट किस्म की के फंक्शंस को इस्तेमाल किया है, डिफरेंट किस्म के आइडेंटिफायर्स को इस्तेमाल किया है, और उन आइडेंटिफायर का मतलब क्या है या उसको रीड करने के बाद आपने करना क्या है, उसकी बैक एंड कोडिंग जो है वो सारी की सारी इन हेडर फाइल्स के अंदर मेंशन होती है। ठीक है। द मीनिंग of the meanings are described in the files called standard header files। किसके मीनिंग्स? इन आइडेंटिफायर्स के, और ये आइडेंटिफायर्स हमारे पास डिफरेंट फंक्शंस भी हो सकते हैं, डिफरेंट वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। इसी तरह हमारा दूसरा जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है दैट इज़ कॉल्ड डिफाइन। अब ये जो डिफ़ाइन का प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है ये क्या करता है, इट इज़ यूज टू डिफ़ाइन द कॉन्स्टेंट्स इन प्रोग्राम। प्रोग्राम के अंदर कॉन्स्टेंट्स को डिफ़ाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब जैसे हमारे पास एक मैथ के अंदर अगर डिस्कस करें तो हमारे पास कांस्टेंट एक ऐसी वैल्यू होती है जिसकी वैल्यू एक्चुअली चेंज नहीं होती। ठीक है, कांस्टेंट एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होते। तो अब इसको लिखने का तरीका क्या होता है, डिफ़ाइन को लिखने का तरीका ये है कि सबसे पहले हैश के बाद डिफ़ाइन का कीवर्ड लिखते हैं या ये वर्ड लिखते हैं, उसके बाद हम मैक्रो नेम देते हैं और एक्सप्रेशन देते हैं। यानी अब मैक्रो नेम यानी वो नाम हम यहाँ पे मेंशन करते हैं जिसको हमने बेसिकली अपना कांस्टेंट डिक्लेयर करवाना है। ठीक है, और इस एक्सप्रेशन की जगह पे हम या तो कोई एक्सप्रेशन लिख सकते हैं या कोई वैल्यू लिख सकते हैं जो हमने उस कांस्टेंट में सेव करवानी है। इट इज़ यूज टू डिफाइन द कांस्टेंट इन अ प्रोग्राम। तो फॉर एग्जांपल कहता है कि हैश डिफाइन, तो ये डिफ़ाइन क्या कर रहा है, एक कांस्टेंट डिक्लेयर करवा रहा है। और कांस्टेंट अब यहाँ पर देखें तो ये पाई लिखा हुआ है और आगे स्पेस देकर उसकी वैल्यू लिखी हुई है। तो अब जहाँ पर भी हमें 3.14 की ज़रूरत होगी वहाँ पर हम सिंपली PI यानी पाई की वैल्यू को लिखेंगे या रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास वहाँ पे 3.14 अवेलेबल हो जाएगा। तो मैक्रो नेम क्या है, मैक्रो नेम इज रिप्लेस्ड बाय द पर्टिकुलर कांस्टेंट वैल्यू बिफोर द प्रोग्राम इज सेंड टू द कंपाइलर। अब यानी कंपाइलर पर प्रोग्राम के जाने से पहले जहाँ जहाँ पर प्रोग्राम के अंदर PI इस्तेमाल हो रहा होगा ये ऑटोमेटिकली बैकएंड के ऊपर हमारा जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव डिफ़ाइन है वो उस पाई की जगह के ऊपर 3.14 वैल्यू को रखवा देगा। अब वो चाहे अगर 50 जगह पे पाई की वैल्यू इस्तेमाल हो रही है, चाहे सिर्फ 2 जगह पे इस्तेमाल हो रही है, वो तमाम की तमाम जगहों पर इस पाई की वैल्यू को रिप्लेस करवा देता है। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा मेन कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था मेन फंक्शन का, तो कहता है वॉइड मेन, यानी हम जब भी मेन फंक्शन को लिखते हैं तो नॉर्मली हम वॉइड उसकी रिटर्न टाइप रखते हैं, मेन उस फंक्शन का नाम रखते हैं और आगे सर्कल ब्रैकेट्स और फिर उसकी बॉडी स्टार्ट हो जाती है, बॉडी ऑफ द फंक्शन हैविंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इस बॉडी के अंदर हम डिफरेंट स्टेटमेंट्स को लिख सकते हैं। अब यही चीज़ें जो है ना दोबारा एक दफ़ा एक्सप्लेन की जा रही हैं। कहता है बॉडी ऑफ द फंक्शन, कहता है पार्ट ऑफ द फंक्शन एनक्लोज्ड इन कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, यानी कर्ली ब्रेसिस के अंदर का तमाम हिस्सा जो है वो हमारे फंक्शन की बॉडी कहलाता है, इज़ नोन एज द बॉडी ऑफ द फंक्शन। नॉर्मली स्टेटमेंट्स आर रिटन इन द बॉडी ऑफ फंक्शन, फंक्शन की बॉडी में स्टेटमेंट्स लिखी जाती हैं। आगे की कॉन्सेप्ट है डीलिमिटर। डीलिमिटर जो है वो बेसिकली इन कर्ली ब्रेसिस को ही कहा जाता है। कर्ली ब्रेसिस डिफाइन द ब्लॉक ऑफ कोड। अच्छा, अब
ये सिर्फ फंक्शन के अंदर इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि हम कुछ स्टेटमेंट्स को इकट्ठा करके अगर एक कर्ली ब्रेसेस में रख दें तो वो एक ब्लॉक ऑफ कोड बन जाता है इन प्रोग्राम्स, और डिफाइन द बॉडी ऑफ द फंक्शन नोन एज डिलिमिटर। ठीक है, अब बेसिकली हमारे पास ये जो कर्ली ब्रेसेस हैं ये एक कोड ऑफ ब्लॉक ऑफ कोड को इंट्रोड्यूस करवाती हैं या सेपरेट करती हैं, और दूसरा काम क्या करती हैं कि अगर हमने किसी फंक्शन को डिफ़ाइन करना उसकी बॉडी को भी डिफ़ाइन किया जा सकता है। तो आगे है स्टेटमेंट टर्मिनेटर। तो स्टेटमेंट टर्मिनेटर लास्ट वीडियो में भी डिस्कस हुआ था। एवरी स्टेटमेंट ऑफ द बॉडी फंक्शन इज़ एनक्लोज्ड विद फंक्शन इज़ एंडेड विद सेमीकोलन। अब हर एक जो स्टेटमेंट है उसको हमने एंड पे सेमीकोलन लगाना है, विच इज़ नोन एज द टर्मिनेटर। अच्छा, व्हाट इज़ लॉजिक इन प्रोग्रामिंग। अच्छा, अब याद रखें लॉजिक किसे कहते हैं और लॉजिक क्यों ज़रूरी है। देखिए, किसी भी हमारा बेसिकली हम जब भी प्रोग्राम लिख रहे होते हैं तो हमारे पास कोई ना कोई प्रॉब्लम अवेलेबल होती है और अब हम उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे होते हैं। तो उस सॉल्यूशन को निकालने के लिए जो स्ट्रैटेजी हम इस्तेमाल करते हैं उसको हम बेसिकली प्रोग्रामिंग के अंदर लॉजिक का नाम देते हैं। ठीक है, यानी किसी भी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन आप जिस तरीके से निकाल रहे हैं वो उसका लॉजिक है। अब याद रहे कि लॉजिक पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, यानी मुख्तलिफ होती है। यानी एक बंदा किसी प्रॉब्लम को किसी एक तरीके से सॉल्व करेगा तो दूसरा बंदा माइट भी पॉसिबल उसी सेम प्रॉब्लम को किसी और तरीके से सॉल्व कर रहा हो। अच्छा, ये चीज़ डिपेंड करती है उस प्रॉब्लम सॉल्वर के सर्कमस्टांसिस के ऊपर भी। यानी फॉर एग्जांपल ये एक शख्स है जिसको धूप की वजह से बेतहाशा गर्मी लग रही है। ठीक है, अब इसकी गर्मी को दूर करने के लिए हमारे पास ये तमाम के तमाम सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। यानी फॉर एग्जांपल कि अगर तो इलेक्ट्रिसिटी आपके घर पे नहीं है, अवेलेबल है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये चारों सॉल्यूशंस आपके लिए बेकार हैं, क्योंकि इन चारों ने इलेक्ट्रिसिटी से चलना है। ये बंदा इस हैंड फैन को यूज़ करेगा। अगर एक मिसाल है इलेक्ट्रिसिटी है और आपके पास ये तीनों चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं, ठीक है, तो फिर ऑब्वियसली बात है कि वो इस फ़ैन को यूटिलाइज़ करेगा। अगर आपके पास कूलर अवेलेबल है, रूम कूलर अवेलेबल है, तो ये बंदा जो है वो उस रूम कूलर का इस्तेमाल कर लेगा। ठीक है, और अगर इलेक्ट्रिसिटी और उसको इलेक्ट्रिसिटी के ज़्यादा बिलों से भी कोई टेंशन नहीं है, परेशानी नहीं है, तो वो जनाब आपका स्प्लिट एसी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी प्रॉब्लम एक है और उसके सॉल्यूशंस बहुत सारे हैं, और ये सॉल्यूशंस किस चीज़ पे डिपेंड कर रहे हैं? उस बंदे के सर्कमस्टांसेस के ऊपर, उस बंदे की सोच के ऊपर। तो इसलिए हम कहते हैं कि प्रोग्रामिंग के अंदर किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के मल्टीपल सॉल्यूशंस अवेलेबल होते हैं, और एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पर्सन टू पर्सन सॉल्यूशन वेरी करता है। यानी एक बंदा किसी और सॉल्यूशन से प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा तो दूसरा बंदा किसी और सॉल्यूशन से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। इसी तरह ये भी एक चीज़ है कि भी अगर आपने ये एक पेज है, इसको ओपन करना है या क्लोज़ करना है या इसको टाइट करना है, तो आपके पास ये सारे के सारे टूल्स अवेलेबल हैं। ठीक है, तो ये आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है, आपकी ज़रूरत पे डिपेंड करता है, अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा सॉल्यूशन या कौन सा टूल इस्तेमाल करते हुए इसको टाइट करेंगे या लूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब बात वही जो मैं आपको बता रहा था अभी थोड़ी देर पहले, एवरी प्रोग्रामर हैज़ इट्स ओन प्रोग्रामिंग स्टाइल। ठीक है, हर बंदे का, हर प्रोग्रामर का प्रोग्राम लिखने का स्टाइल डिफरेंट होता है, एंड इट्स ओन लॉजिक, और उसका प्रॉब्लम को सॉल्व करने की लॉजिक भी अपनी होती है, और इट्स ओन स्ट्रैटेजी टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस एंड सिचुएशन। यानी सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस को देखते हुए वो प्रॉब्लम को अपने तरीके से हल करने की कोशिश करता है। वो मेन कॉन्सेप्ट से जिनको समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हम इन्हें फर्दर जो है वो कोडिंग भी अच्छे तरीके से कर सकें और प्रोग्रामिंग भी अच्छे तरीके से समझ सकें। उम्मीद है जी आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच जी। अपना और अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखिएगा और मेरा यानी सुफियान का सलाम पहुँचाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।